हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए अहिंदी ये हिंदी ही हुआ, लेकिन हम इसको अहिंदी के नाम से जानते हैं क्योंकि जितने भी छात्र छात्राओं ने मैथिली लिया है संस्कृत की जगह पर, उन्हें हिंदी के परीक्षा में 8वीं का हिंदी का एग्ज़ाम देना होगा। आप लोगों को 8वीं का बुक पढ़ना होगा। आप लोग भली भांति इस बात को जान रहे हैं, तो इसको हम हिंदी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, अहिंदी, ठीक है ना। तो मैं आप सबों के लिए हिंदी का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूं। मैं आप सबों के लिए 5 सेट अपलोड करूंगा और पांचों सेट अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा, 90 प्लस स्कोर होगा, इतना मुझे विश्वास है। मैं वादा करता हूं, जो आप अगर हमारे द्वारा दिए गए सभी सेट को देख लेते हैं तो 90 प्लस स्कोर होगा। आज मैं आप सबों का समझिए तो टेस्ट लेने के लिए ही 1 से 100 तक का एक सेट अभी ला रहा हूं। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो कंप्लीटली 100 मार्क्स का तैयारी आप लोगों को करवाना है मुझे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए, क्योंकि हिंदी का वीडियो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और जो है भी वो उस लेवल का नहीं है जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिला सके, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कीजिएगा, तो खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप सब जानते हैं कि जो इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें 50 प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ, जो 1 मार्क्स का होगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। देखिए करना क्या होगा, तो आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को कंप्लीटली 1 से 100 तक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। आप लोग देखिए आप लोग कितना पढ़े हैं। 1 महीना एग्जाम का बचा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ सेकंड होगा आप लोगों के लिए जिसमें आपको उत्तर देना होगा, फिर मैं आंसर दूंगा, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आपको कितना हिंदी में अभी पता है और कितना पढ़ना आपका बाकी है। तो उस हिसाब से मैं भी आगे आप लोगों का प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे शेयर करें। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों के लिए एग्जाम तक कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों का अच्छा स्कोर आए, बस यही मेरा इच्छा है। पहला जो प्रश्न है वो है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। A B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ही सही होगा। तो दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, और डी खुश हो गई। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। पहला ऑप्शन है दुखी हो गई, दूसरा ऑप्शन है उदास हो गई, तीसरा स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे किस कविता की पंक्ति है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चे की दुआ, दूसरा ऑप्शन है कर्मवीर, तीसरा ऑप्शन है कबीर के पद, और चौथा है पीपल। तो मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सही पता होगा। इसका सही उत्तर होगा कर्मवीर। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे कर्मवीर कविता की यह पंक्ति है। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। पहला ऑप्शन गंगा स्नान करने, दूसरा ऑप्शन वैष्णो देवी के मंदिर, तीसरा काशी विश्वनाथ, और चौथा शांति कुंज हरिद्वार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गंगा स्नान करने, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। ऑप्शन ए 4 कोस, बी 5 कोस, सी 2 कोस, डी 3 कोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 कोस। गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था, तो 3 कोस। पांचवा प्रश्न है, कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है। कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है। ऑप्शन ए समुद्र, बी पसीना, सी नदियां, डी आंसू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है? तो इसका सही उत्तर होगा नदियां, 5 का सी। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए हुंडरू का जलप्रपात, बी दीनबंधु निराला, सी चिकित्सा का चक्कर और डी बाल गोविंद भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। आप लोगों को प्रश्न पहले दिख जाता होगा, तो इसलिए आप लोग आंसर अपना सोच के रखें और फटाक से जैसे आता है फटाक से आप लोगों को उत्तर देना होगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, ए हुंडरू का जलप्रपात है, बी दूध सागर का झरना है, सी गरसोप्पा का झरना और डी ककोलत का झरना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात है। 8वां प्रश्न है, किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? ऑप्शन ए ललन पटवारी की मरैया के पास, बी मज्जू महाजन की मरैया के पास, ऑप्शन सी सिरचन की मरैया के पास, डी बिरजू की मरैया के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिरचन की मरैया के पास, ऑप्शन सी 8 का हो जाएगा। ठीक है ना। 9वां प्रश्न है, बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? एक वीडियो इस पर भी बना था, पाठ विधा और उसके रचनाकार, उसको आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, आप वहां से जाके देख लें। 9वां प्रश्न है, बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? ए शंकर शैलेंद्र, बी फणेश्वर नाथ रेणु, सी मोहम्मद इकबाल, डी गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, 9 का सी बच्चे की दुआ। तो ट्रिक के साथ समझाया गया है, उसे देख लें। 10वां प्रश्न है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? ऑप्शन ए राजाओं की सूरत, सम की सूरत, वीरों की सूरत, डी गरीबों की सूरत। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा हो जाएगा सम की सूरत। किस पाठ से है आप लोग बताइए। 11वां प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग किया था? पहला पानीपत में, दूसरा कलिंग, तीसरा हल्दीघाटी, चौथा बक्सर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग के युद्ध में अशोक ने शस्त्र त्याग करने का फैसला किया था। 12वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? ऑप्शन ए अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, बी गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। 13वां प्रश्न है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, बी दुखी हो जाता है, सी व्याकुल हो जाता है, डी खुश हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। 14वां प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लेखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस पंक्ति में उल्लेखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है अपने के लिए, बी भक्त के लिए, सी मनुष्य के लिए, डी ईश्वर के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर के लिए, ऑप्शन डी। 15वां प्रश्न है, भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे कहा गया है? भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे कहा गया है? भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे कहा गया है? ऑप्शन ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय को, सी रांची विश्वविद्यालय को, डी दिल्ली विश्वविद्यालय का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए अतीश दीपंकर, बी आर्यभट्ट, सी शांति रक्षित, डी हरिभद्र। इसका सही उत्तर फटाफट आप लोग बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिभद्र। 17वां प्रश्न है, दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी संकलित, डी कामता प्रसाद सिंह। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनिए। तो दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका हो जाएगा संकलित, ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका?
स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला दिया हुआ है दीदी, बी रिक्शा वाला, सी दादी, डी नीलू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिक्शा वाला, 18 का हो जाएगा बी। चलिए अब 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है। ऑप्शन ए बड़प्पन का, बी वृक्ष के स्वरूप से, सी पत्तों की संरचना से, डी प्रकृति के विविध रूपों से। तो 19 का हो जाएगा, पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है। तो ए बड़प्पन का, बी वृक्ष के स्वरूप से, सी पत्तों की संरचना से और डी प्रकृति के विविध रूपों से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृक्ष के स्वरूपों से, ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, दीनबंधु निराला बराबर किसे लखते थे। दीनबंधु निराला बराबर किसे लखते थे। ऑप्शन ए दीनों को, बी राजनीतिज्ञों को, सी साहित्य प्रेमियों को, डी अमीरों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनों को, ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा। ए दिया हुआ है कसारा, बी सेठ ने, सी खेमा ने, डी सोनी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा खेमा। 21 का सी। आप लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं तो आंसर आप लोग याद रखिए और फटाफट कमेंट कीजिए। 22वां प्रश्न है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ऑप्शन ए क्योंकि नंगे पैरों की जलन से आराम मिलता था, बी क्योंकि पैर साफ हो जाते थे, सी क्योंकि उसकी आदत थी, डी क्योंकि पानी से खेलना उसे अच्छा लगता था। इसका उत्तर होगा क्योंकि नंगे पैरों की जलन से आराम मिलता था, क्योंकि उनके पैर में चप्पल नहीं था और बहुत ज्यादा धूप था, गर्मी था। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, जो गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ड्राइवर। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे, तो ड्राइवर। 24वां प्रश्न है, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है। जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्लू बेल्ट। जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है, तो ब्लू बेल्ट। 25वां प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया। ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह के दौरान, बी आदिवासी आंदोलन के दौरान, सी अगस्त क्रांति के दौरान, डी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त क्रांति के दौरान, ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है। पहला उज जोर ज्वल, बी उत जोर ज्वल, सी उज्ज्वल उज जोर वल और डी है उज जोर ज्वल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत जोर ज्वल। 27वां प्रश्न है, ठोक का उच्चारण स्थान क्या है। तो ठोक का उच्चारण स्थान ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ, डी दंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठोक का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है और ठौ वर्ग जो भी है आता है ठौ वर्ग में सबका उच्चारण स्थान मूर्धा ही होगा, इसको ध्यान रखें। 28वां प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्ण के मेल से, तो दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या। पहला ऑप्शन समास, दूसरा वर्ण, तीसरा संधि और चौथा क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 का हो जाएगा सी। दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं और दो शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें समास कहते हैं। मैं आप लोगों को व्याकरण का पोर्शन डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। 29वां प्रश्न है, बुलबुल पंछी कब गाने लगती है। बुलबुल पंछी कब गाने लगती है। ऑप्शन ए वर्षा का फुहार पड़ने पर, बी गर्मी में, सी सर्दी में, डी रात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का फुहार पड़ने पर, ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न है, कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में सन्यासी बने। कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में सन्यासी बने। ऑप्शन ए शंकर शैलेंद्र, बी प्रेमचंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी आचार्य शिवपूजन सहाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 31वां प्रश्न है, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है। दीनबंधु निराला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आचार्य शिवपूजन सहाय, सी वंशीधर श्रीवास्तव और डी रामवृक्ष
बेनीपुरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शिवपूजन सहाय। 32वां प्रश्न है, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल, तो ऑप्शन ए लातेहार में, दूसरा हजारीबाग में, तीसरा लोहरदगा में और डी है धनबाद में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल है हजारीबाग में। 33वां प्रश्न, हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 243 फुट, 245 फुट, 246 फुट, 247 फुट। हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा 243 फुट, ऑप्शन ए राइट है। चलिए 34वां प्रश्न है, दीर्घ सांस ने लेहू दुख सुख साई ही न भूल, किस 34वां है, दीर्घ सांस ने लेहू दुख सुख साई ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए बिहारी के दोहे, बी रहीम के दोहे, सी कबीर के दोहे, डी जैसी के करबक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी के दोहे से। 35वां प्रश्न है, किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? ऑप्शन ए लेखक दीदी की, बी लेखक की छोटी बहन की, सी लेखक की भाभी की, डी लेखक की बुआ की। किसकी विदाई होने वाली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेखक की छोटी बहन की। 36वां प्रश्न है, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया की खबर भेज देती। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? ऑप्शन ए बड़ी भाभी, ऑप्शन बी मझली भाभी, ऑप्शन सी छोटी भाभी, ऑप्शन डी बड़ी चाची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मझली भाभी। 37वां प्रश्न, सुदामा चरित कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। सुदामा चरित कविता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। 38वां प्रश्न है, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? ऑप्शन ए सीजर से, ऑप्शन बी हरक्यूलिस से, ऑप्शन सी सिकंदर से, ऑप्शन डी नीत्शे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? तो हरक्यूलिस से, ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं? तो मात्रा की दृष्टि से स्वर के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपको एक शुद्ध को चुनना है। तो इसमें डी जो है जेस्ट, ये शुद्ध है और बाकी सभी अशुद्ध हैं। 41वां प्रश्न है, जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, इन 5 प्रकार में से जुलाई जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 42वां प्रश्न है, पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय का मतलब हो गया जो पुल्लिंग है या कि स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग है। 43वां प्रश्न है, मुझसे रोटी नहीं खाई गई इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कारक भी आप लोगों को पढ़ना है, तो डिटेल्स में मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ा दूंगा। तो अभी तो आप लोगों से सिर्फ टेस्ट लेने के उद्देश्य से यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो 43वां प्रश्न का क्या हो, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इसमें करण कारक है, ऑप्शन ए राइट है। 44वां प्रश्न है, परिचायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? परिचायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 44वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा परिचारिका। परिचायक का स्त्रीलिंग होगा परिचारिका। 45वां प्रश्न है, जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया निजवाचक, बी निश्चयवाचक, डी प्रश्नवाचक, सी संयुक्त सर्वनाम। ये संयुक्त सर्वनाम नहीं होगा, यह होना चाहिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम और इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 46वां प्रश्न है, चमक शब्द का विशेषण कौन है? चमक शब्द का विशेषण कौन है? ऑप्शन ए चमकना, चमकीला, चमकता और
चमचमाना। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला। चमक शब्द का विशेषण होगा चमकीला। 47वां प्रश्न है, अनुवाद शब्द में उपसर्ग है। अनुवाद शब्द में उपसर्ग है तो पहला है अनु, दूसरा है औ, तीसरा है अन और चौथा है अनुवा। तो अनुवाद में जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसका उपसर्ग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनु उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्दांश के प्रारंभ में लगता है। 48वां प्रश्न है, यथाक्रम कौन सा समास है। यथाक्रम ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और चौथा है बहुब्रीहि। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन सी होगा 48 का। 49वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो 49 का सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। 50वां प्रश्न, आनंद शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान नाम। तो पहला है रसाल, दूसरा है अम्बक, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद और चौथा है अनक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद, ऑप्शन सी। 51 नंबर प्रश्न है, आशा शब्द का विलोम है। आशा का विलोम क्या होगा, तो निराशा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो जल में जन्म लेने वाले को कहा जाता है ऑप्शन ए जल जन्मा, बी जलज, सी जल जना, डी अंडज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जलज, ऑप्शन बी। 53 नंबर प्रश्न, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। पहला अकेला, बी याचना करना, सी क्रुद्ध होना, डी स्नेह से लिपट जाना। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी स्नेह से लिपट जाना। 54 नंबर प्रश्न है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है। वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, चलिए। 55वां प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मुर्गी खाना, बी मुर्गी को दाल खिलाना, सी अपने आदमी को कम महत्व देना और डी मुर्गी को दाल से तौलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी दाल बराबर। 56 नंबर प्रश्न है, एकैक का संधि विच्छेद है। एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक कई जोर क, ऑप्शन बी एक जोर एक, सी ए जोर कैक और डी है एक जोर कैक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जोर एक, एकैक का एक जोर एक। 57 नंबर है, संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। तो संधि के कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर होगा 3, ऑप्शन बी। 58 नंबर प्रश्न है, पाठशाला पठन पाठन के लिए है। इस वाक्य में पाठशाला क्या है। पहला ऑप्शन उपवाक्य, बी पदबंध, सी समस्त पद, डी पद। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समस्त पद। 59 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य है। इनमें शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं। बी आपके घड़ी में कई बजी है, सी उसके चाचा के लड़की हुई, डी कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो 59वां जो है इसमें से सही वाक्य को चुनना है। तो इसका सही उत्तर उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है, कमरा लोगों से लबालब भरा है, कमरा लोगों से लबालब भरा है। और इसका सही उत्तर होगा उसके चाचा के लड़की हुई है, ऑप्शन सी। 60वां प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पहला नेत्री, बी नेताजी, सी नेत्री और डी नेतीन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा नेता का हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन ए। 61वां प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी आचार्य शिव पूजन सहाय, सी प्रेमचंद्र, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 61वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र।
62वां प्रश्न, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए गले मिल रहे थे, बी खरीदारी कर रहे थे, सी बात कर रहे थे, डी खा रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे थे। 63वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ऑप्शन ए जिस दिन वे दुखी थे, जिस दिन वे खुश थे, जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन वे बीमार हुए। तो इसका सही उत्तर होगा जिस दिन उसका बेटा मरा, जिस दिन उनका बेटा मरा। 64वां प्रश्न, हुन्नरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? ऑप्शन ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी कामता प्रसाद सिंह काम, डी बेढब बनारसी, सी बेढब बनारसी और डी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कामता प्रसाद सिंह काम। 65वां प्रश्न है, ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? ऑप्शन ए पंचानंद चौधरी, बी सिरचन, सी मानू का दूल्हा और डी लेखक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरचन, ऑप्शन बी। 66वां प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? ऑप्शन ए पहाड़ के नीचे, बी नदी के किनारे, सी मैदान में, डी झरना के पास। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैदान में। 67वां प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए बताए? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए बताए? ऑप्शन ए 150, बी 100, सी 101 और डी हो गया 102। तो 67वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 150 रुपया। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए 150 रुपया बताए। 68वां प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक, बी 1981 से 1983 ईस्वी तक, 1983 से 1986 ईस्वी तक, 1952 से 1988 ईस्वी तक। तो 68वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 69वां प्रश्न है, खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं किसने पूछा? खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं किसने पूछा? ऑप्शन ए पिताजी ने, ऑप्शन बी ग्राहक ने, ऑप्शन सी लेखक ने, ऑप्शन डी दुकानदार ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लेखक ने, ऑप्शन सी। 70वां प्रश्न है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? ऑप्शन ए साहित्यानुरागी थे, बी बुरे व्यक्ति थे, सी मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, डी कठोर व्यक्ति थे। 70वां का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71वां प्रश्न, राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। ऑप्शन ए सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, बी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सी वीरेंद्र प्रसाद मिश्र और डी नागेंद्र प्रसाद मिश्र। तो 71 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी। चलिए 72वां प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया है? झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया है? झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कान्हा को, बी रानी लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन सी मुंदरा को और डी में है लेखिका को। तो 72 का सही उत्तर बताइए। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। 73वां प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अरुण कमल, ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी बिहारी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कमल, ऑप्शन ए।
74वां प्रश्न, निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, किस कविता की पंक्ति है? निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए तू जिंदा है तो, बी पीपल, सी कर्मवीर और डी सुदामा चरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75वां प्रश्न है, कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा है? कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पहले पद में। 76वां प्रश्न है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन सी बच्चे की दुआ और ऑप्शन डी कर्मवीर। फटाफट बताइए तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे की दुआ। 77वां प्रश्न है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? ऑप्शन ए शिव प्रिया पार्वती से, बी कृष्ण प्रिया राधा से, सी राम प्रिया सीता से और गणेश प्रिया लक्ष्मी से। तो फटाफट बताइए तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण प्रिया राधा से। 78वां प्रश्न है, कोस कितने ही चलें, कोस कितने ही चलें पर वे भी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? कोस कितने ही चलें पर वे भी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए बिहारी के दोहे, बी कर्मवीर, सी तू जिंदा है तो, डी में पीपल। तो इसका सही उत्तर बताइए। कोस कितने ही चलें पर वे भी थकते नहीं, यह जो पंक्ति है कर्मवीर से लिया गया है। 79वां प्रश्न है, कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है, कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है। ऑप्शन ए कबीर के दोहे, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी तू जिंदा है तो, डी सुदामा चरित। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा तू जिंदा है तो। 80 नंबर प्रश्न है, अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? ऑप्शन ए श्री राम के पास, बी भगवान विष्णु के पास, सी भगवान श्री कृष्ण के पास, डी भगवान शंकर के पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के पास। 81 नंबर प्रश्न है, टॉक का उच्चारण स्थान क्या है? टॉक का उच्चारण स्थान क्या है? टॉक का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन बी। 82 नंबर प्रश्न है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए स जोर रोवर, बी सरह जोर वर, सी सरोब जोर र और डी है सर जोर ओवर। बिरासी नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा सही? 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरह जोर वर। 83 नंबर प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? ऑप्शन ए शब्द, बी क्रिया, सी वर्ण और डी संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। 84 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द है सर्वर, ऑप्शन ए बी लक्षण, सी सिंध और डी व्यवहार। व्यवहार, अब इन चारों में से सही को चुनना है। तो व्यवहार शुद्ध है, ऑप्शन डी। सी भी शुद्ध ही है, सिंध। 85 नंबर प्रश्न है, भारत शब्द कौन संज्ञा है? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा समूहवाचक। बताइए तो। भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए राइट है। 86 नंबर प्रश्न है, जाति शब्द का लिंग निर्णय करें। जाति शब्द का लिंग निर्णय करें। जाति शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। जाति शब्द का लिंग निर्णय करें तो फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयलिंग, ऑप्शन सी। 87 नंबर प्रश्न, नीम शब्द
ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। नीम शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में कौन सा शब्द है बताइए? तो नीम तद्भव है। 88 नंबर प्रश्न, अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए काके की, बी में पर, सी रारेरी, डी का होगा से। तो फटाफट बताइए, तो इसका हो जाएगा में पर। 89 नंबर प्रश्न है, हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंध कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। तो फटाफट बताइए क्या सही होगा? तो 89 का हो जाएगा ए संबंध कारक। 90 नंबर प्रश्न है, मैं वह काम आप ही कर लूंगा, मैं वह काम आप ही कर लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न है, मैं वह काम आप ही कर लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन बी। 91 नंबर प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं, पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल, तीसरा वर्तमान काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा सही? मैं पढ़ रहा हूं, यह वर्तमान काल का उदाहरण है। 92 नंबर प्रश्न है, खूब शब्द है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो फटाफट बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सही है? इसका हो जाएगा सी देशज। 93 नंबर प्रश्न है, विनाश शब्द में उपसर्ग है, विनाश शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए व, बी में वी, सी में वी और ड में व। अब बताइए डी में तो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, उपसर्ग है। 94 क्वेश्चन है, पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए य, बी में निय, सी में अनिय और डी में इय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी। 95 नंबर प्रश्न, पत्थर शब्द का विशेषण है। पत्थर, पत्थरन, पथराई, पथरीला। चारों में से सही को ढूंढिए। तो 95 का हो जाएगा डी। 96 नंबर क्वेश्चन है, समास का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन संक्षेप, बी में विस्तृत, सी में वृहद और डी में संकीर्ण। समास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संक्षेप, बी में विस्तृत, सी में वृहद और डी में संकीर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षेप, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द का मिलन होता है और एक शब्द बनता है। 97 नंबर प्रश्न है, लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है, लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जिगीसा, बी बुभुक्षा, सी लिप्सा और डी स्पर्धा। तो 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिप्सा, ऑप्शन सी। 98 नंबर प्रश्न, लल्लू चप्पू करना मुहावरे का अर्थ है। लल्लू चप्पू करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बातें करना, बातें बनाना, बी डिंग मारना, सी खुशामद करना और डी शिकायत करना। इनमें से सही को ढूंढिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खुशामद करना, लल्लू चप्पू करना यानी कि खुशामद करना। 99वां प्रश्न है, सम्मान शब्द का विलोम है। सम्मान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अपमान, बी निष्काम, सी निराकार, डी सामान्य। तो सम्मान शब्द का विलोम होगा अपमान। और अंतिम प्रश्न है, देशभक्त शब्द कौन समास है? देशभक्त, देशभक्त शब्द कौन सा समास है? इसको फटाफट बताइए। तो देशभक्त होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी में द्विगु और सी में अव्ययी और डी में बहुवचनी। देशभक्ति कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ये था 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा और जिस टॉपिक पे जो भी दिक्कत हो मिल जाएगा फटाफट। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आइए मेरे चैनल पर, आपको 10th का कोई ना कोई वीडियो इंपॉर्टेंट मिलेगा ही। चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।